We are in an era of rearmament, and Europe is ready to massively boost its defense spending, both to respond to the short-term urgency to act and to support Ukraine, but also to address the long-term need to take on more responsibility for our own European security. Jai Guruji, to all you Heartlanders, new viewers, Namaste, welcome to Heartland Diary. We are on our 25th episode today, and all this has been possible because of your support and confidence in the channel. Thank you for that. Thank you very much for that. ऐसे ही जुड़े रहिए, and as I keep coming back with signature Heartland Diary का objective analysis of geopolitical trends and events. Please like and share, goes without saying, like and share the video with those that have heard the news, क्योंकि आज के वीडियो है about rearming of Europe. So those who have heard the news about rearm Europe वाला जो चक्कर चल रहा है और समझना चाहते हैं कि इसका implications क्या हो सकता है, उसके लिए newcomers जो है, whoever is watching this channel for the first time, welcome to my channel. Please consider subscribing to Heartland Diary. मुद्दे पे आते हैं. बात कुछ ऐसा है कि यूरोप हैज़ डिसाइडेड टू रीमिलिटराइज इटसेल्फ. नाउ दिस इज़ बिकॉज ऑफ टू मेजर फैक्टर्स. एक मेजर फैक्टर है यूक्रेन में रशिया का जो डिसाइसिव अपर हैंड जो है यूक्रेन में. विक्ट्री तो हम नहीं बोलेंगे अभी तक, हालांकि रशिया जीत रहा है फ्रॉम एवरी पॉसिबल एंगल दैट यू केयर टू एक्सप्लोर, लेकिन ठीक है, अपर हैंड बोलते हैं. और ट्रंप का जो इनडिसाइसिव नेचर है, कभी हाँ कभी ना, कभी दाहिने जाओ कभी बाएं जाओ, ये दोनों मिल के ऐसा हो गया है कि यूरोप हैज़ डिसाइडेड टू रीमिलिटराइज इटसेल्फ. इसमें मेन सवाल जो आ रहा है कि इज़ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स देन शिफ्टिंग टू यूरोप? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच इज़ हैपनिंग एज वी स्पीक. इसको इवेल्युएट करने का कोशिश करेंगे. सो आई विल कवर सम ऑफ द वेरी फ्यू क्रूशियल पॉइंट्स हियर, और फिर वेट करेंगे कि आप क्या इनपुट्स दे रहे हो, आप क्या सवाल कर रहे हो, फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे इन फ्यूचर वीडियोस. बिकॉज आप एक बात तो निश्चिंत रहिए कि देयर वुड बी मैनी रिलेटेड न्यूज़, देयर वुड बी मैनी रिलेटेड एंगल्स दैट वुड क्रिएट नया हेडलाइंस इन द नियर फ्यूचर एज इवेंट्स कीप ऑन अनफोल्डिंग. सो व्हाट इज रीआर्म यूरोप? Rearm Europe is perhaps going to be the biggest news in the next few years in the global military industrial complex. और हम लोग के एज ग्रुप, लाइक मेरे एज ग्रुप के जो सारे लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, बोइंग ऐसे एट्सेट्रा एट्सेट्रा नाम से फेमिलियर थे, अभी वो लोग को नया नेम्स लाइक राइनमेटल, यूरोसैम, KNDS, ये सब से अभी फैमिलराइज होना पड़ेगा. सो दीज आर यूरोपियन अपकमिंग जाइंट्स ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स. सो द यूरोपियन यूनियन का रीआर्म यूरोप इज़ अ प्लान. इट्स अ 800 बिलियन यूरो डिफेंस बूस्ट फॉर यूरोपियन यूनियन मेंबर्स, और इसको ओवरसी करेंगे यूरोपियन कमीशन के अपॉइंटेड 2 ब्रांच EDIP एंड EDIS. अभी उन लोग का एम है टू प्रायोरिटाइज EU बेस्ड डिफेंस प्रोक्योरमेंट, टारगेटिंग 50% ऑफ द मेंबर स्टेट्स का जो बजट है टू यूरोपियन सप्लायर्स बाय 2030. आप समझ रहे हो, 50% ऑफ द मेंबर स्टेट्स बजट टू डिफरेंट यूरोपियन सप्लायर्स फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट. अभी 20% पे है. 20% से 20%, 40%, extra 10%. So it's like more than 100% growth. Now, this shift is going to funnel massive contracts to the European defense giants, especially with the giants, those who have established production capability, those who have political clout. So इसमें कुछ big winners, few names ज़रूरत हो जाता है. नया नाम हम लोग को सीखना पड़ेगा. So Raytheon and Lockheed Martin छोड़ के, जैसे मैं बोल रहा था, नंबर वन टू नहीं है, ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं है, बट कुछ नया नेम्स जो हम लोग को सीखना पड़ेगा. एयरबस इज प्रेजेंट अक्रॉस फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन. इट्स अ टाइटन इन एरोस्पेस एंड इट इज़ ऑफ द यूरोफाइटर टाइफून जो है जेट, वो बनाते हैं. देन यू हैव राइनमेटल ऑफ कोर्स, जर्मनी, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ लेपर्ड 2 टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, 155 mm shells. You have Leonardo of Italy, which is Italy's top defense firm. They are electronics and helicopter guys. थोड़ा सा स्मॉल प्लेयर है कंपेयर टू अ राइनमेटल और कंपेयर टू अ एयरबस, तो उसका फंड एलोकेशन जो होगा प्रोपोर्शनली मैसिव हो जाएगा.
लाइक एयरबस को जो फंड जाएगा, एयरबस का कैपेसिटी के प्रोपोर्शन में थोड़ा सा कम लगेगा, बट लियोनार्डो गाइस को जो मिलेगा, बिकॉज इट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फ्यूचर, उसका फंड जो एलोकेशन होगा प्रोपोर्शनली दैट बी ह्यूज, दैट बी अ ह्यूज विंडफॉल फॉर दिस गाइस. एंड देयर इज अनदर कंपनी कॉल्ड थैलेस. इट्स अ फ्रेंच कंपनी. इट्स अगेन इलेक्ट्रॉनिक साइबर सिक्योरिटी मिसाइल सिस्टम कंपनी है. ओके, उसका एग्जाम्पल है एस्टर एयर डिफेंस. इट हैज़ अ वेरी गुड AI एंड क्वांटम टेक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. और यूरोपियन यूनियन का जो अभी का जो पुश है ना, रीसेंट पुश ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉर डिसरप्टिव इनोवेशन, इसमें थैलेस का बहुत नाम आता है, तो उसका भी जो एलोकेशन है वो भी प्रोपोर्शनली ह्यूज होगा. देन यू हैव BAE सिस्टम्स ऑफ UK. ना UK इज़ वन ऑफ द नॉन यूरो मेंबर्स, लेकिन BAE सिस्टम्स को लाएंगे ही लाएंगे इसमें. तो दे आर नेवल एंड एयर सिस्टम गाइज. देन यू हैव साब, SAAB, स्वीडन का ग्रिपेन फाइटर जेट जो है ये बनाते हैं. दे ऑल्सो मेक सबमरीन्स एंड रेडर सिस्टम एंड दे आर सपोजिडली एक्सट्रीमली गुड इन वॉट दे डू. देन यू हैव KNDS, विच इज़ अ फ्रैंको जर्मनी जॉइंट वेंचर. KNDS प्रोड्यूसेस टैंक्स, इट प्रोड्यूसेस आर्टिलरी, और इसका क्रॉस बॉर्डर मॉडल है, तो ये टेम्पलेट हो जाएगा यूरोपियन यूनियन का कोलैबोरेशन का. इसको छोड़ के भी देयर वुड बी लॉट्स ऑफ स्मॉलर प्लेयर्स, छोटा मोटा प्लेयर्स रहेंगे. लाइक देयर इज़ वन कॉल हेल्सिंग, देयर इज़ वन कॉल अंदुरिल. इवन तो ये भी, इसका तो नाम मैं भूल ही गया, टर्किश एरोस्पेस, जिसने कान फाइटर जेट मैन्युफैक्चर किया. तो टर्किश ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स, टर्किश एरोस्पेस, ये सब भी आ जाएंगे. सो ऑल ऑफ दीज एंड मैनी मोर, जिसका नाम तो हमको भी नहीं मालूम, स्टैंड अ गुड चांस ऑफ विटनेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड फंडिंग एंड फंड एलोकेशन एंड विंडफॉल एंड सोअरिंग प्रॉफिट, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इसमें नेचुरल सक्सेसिव सवाल ये आ जाता है कि इज द यूनाइटेड स्टेट्स गोइंग टू लूज सम? ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग टू लूज सम, लेकिन बाल्टिक स्टेट जो है, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया और पोलैंड जो है, ये जो 4-5 कंट्रीज है, बेसिकली सेंट्रल यूरोप, मिडिल यूरोप जिसको बोलते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू वांट टू गिव अप ऑन देयर US डिपेंडेंस टिल दे आर एब्सोल्युटली श्योर ऑफ यूरोपियन यूनियन का इंटरऑपरेबिलिटी. क्योंकि यूरोपियन यूनियंस में चैलेंजेस आएंगे जिसको लेकर हम बात करेंगे, उसमें पॉलिटिकल बिकरिंग्स आएंगे, उसमें इंटरऑपरेबिलिटी चैलेंजेस आएंगे. दीज आर 2 मेजर रोड ब्लॉक्स. तो टिल द टाइम दिस गाइज आर नॉट श्योर कि ये सब एकदम स्ट्रीमलाइंड है, एकदम डवटेल्ड है, they are not going to reduce their dependency on American weapon system. अच्छा, EU के पास एडवांटेज क्या है? Theoretically, EU is in a much better shape compared to Russia, जिसको EU अपना मेन दुश्मन मान रहे हैं, with respect to GDP, with respect to population, with respect to overall economic strength. Most of the markers जो है वो यूरोपियन यूनियन को क्लियर विनर दिखाते हैं. Then you have also to take into account the NATO production line. और ये बात सभी मानते हैं और जानते हैं कि यूरोपियन वेपन्स और वेपन सिस्टम जो है टॉप ऑफ द लाइन है. मतलब इसका मार्केट में जहाँ पे यूरोपियन वेपन्स compete करते हैं, इसका कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर एक्सट्रीमली गुड. सो यूरोप हैज़ अ मेजर इकोनॉमिक एज ओवर रशिया, मेजर टेक्नोलॉजिकल टेक एज ओवर रशिया. यूरोप का जो अलायंस है, सम 27 कंट्रीज, दे प्रोवाइड अ डेंस नेटवर्क ऑफ अ वेरी क्लोजली क्लम्प्ड रीजन. सब इकट्ठा है, एक जगह में है, वेस्टर्न साइड ऑफ रशिया. कंपेयर टू रशियन अलायंस, ईरान नीचे, चाइना इधर, नॉर्थ कोरिया उधर. ओके, सो थियोरेटिकली EU कैन मोबिलाइज मोर मैन पावर जरूरत पड़ने से देन रशिया, थियोरेटिकली, क्योंकि उसका पॉपुलेशन का भी एडवांटेज है. लेकिन ये सब के बावजूद भी यूरोपियन यूनियन हैज सेवरल डिसएडवांटेजेस, स्पेशली व्हेन वी ट्राई टू ब्रेक दिस बिग हेडिंग्स, ये पॉपुलेशन, 27 नेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वी ट्राई टू ब्रेक देम डाउन. इट हैज गॉट सेवरल डिसएडवांटेजेस. सो लेट अस लुक एट द फ्यू ऑफ द डिसएडवांटेजेस. नंबर 1, पैसा कहाँ से आएंगे? पैसा कहाँ से आएंगे मतलब पैसा आप 2 तरह से जुगाड़ कर सकते हो, या तो टैक्स हाइक कराओ या तो वेलफेयर कट कराओ. अब पब्लिक सेंटिमेंट बिल्कुल ये दोनों के खिलाफ है. पब्लिक सेंटिमेंट इज अगेंस्ट इंक्रीज मिलिट्री स्पेंडिंग एट द कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग वेलफेयर, सोशल स्पेंडिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो सोशल स्पेंडिंग जो है यूरोपियन यूनियन, हेल्थ केयर बोलिए, पेंशन बोलिए, एजुकेशन बोलिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, दिस अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ EU का GDP, और उसका डिफेंस का है 1.9%. अब इसको ये लोग रिवर्स करने का कोशिश करेंगे, इसमें से रेजिस्टेंस आएंगे. इसको लेके पोल्स किए थे,
पोल्स का रिजल्ट मिक्स है, जैसे कि पोलैंड और बाल्टिक्स, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, दे सपोर्ट डिफेंस बजट इंक्रीमेंट. वेस्टर्न यूरोपियंस जो है दे डोंट. सो इन शॉर्ट, वंस अगेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कमिंग. मिडिल यूरोप डोंट माइंड, वेस्ट यूरोप दे सीरियसली माइंड. वो लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वेलफेयर कट करो, टैक्स इंक्रीमेंट करो, उसको लेके वो लोग का भारी प्रॉब्लम है. सो दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और इसको एड्रेस करने के लिए यूरोपियन यूनियन कर क्या रहा है? यूरोपियन यूनियन इज ट्राइंग टू अवॉइड डायरेक्ट वेलफेयर कट्स और ब्रॉड हेवी ह्यूज टैक्स हाइक्स. इट इज ट्राइंग टू फोकस ऑन जॉइंट बोरोइंग फ्रॉम यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक. सो द EU could issue 800 बिलियन यूरो इन बॉन्ड्स, जैसे कोविड रिकवरी के टाइम में किया था ना 700 बिलियन. वैसे इफ यू नेक्स्ट जनरेशन, इसमें क्या हो जाएगा? द कॉस्ट स्प्रेड ओवर टाइम. इमीडिएट टैक्स हाइक भी नहीं करना पड़ेगा. टैक्स हाइक तो करना पड़ेगा बिकॉज इफ यू आर इफ यू आर रिलीजिंग मनी, इफ यू आर गिविंग मनी, यू हैव टू रिकवर दैट पैसा. तो टैक्स हाइक तो आएंगे लेकिन बाद में आएंगे. तो दे जस्ट ट्राइंग टू पुश. एक बार याद है एक एपिसोड में मैंने बोला था कि जियो पॉलिटिक्स अभी ऐसा है कि यू कीप पुशिंग द बकेट डाउन द रोड, कि आगे जाके कोई हैंडल करेगा. मेरे जो जिम्मेदारी है इसको सामने से हटा दो, दूर कहीं धकेल दो. दिस इज गोइंग टू हैपन. इसके अलावा EU इज ऑल्सो डेफिनेटली गोइंग टू यूज दैट रशिया का जो $300 बिलियन जो फ्रीज करके रखे है उसको यूज करेंगे. और फिर डिफेंस स्पेंडिंग का जो डेट लिमिट है उसको टैक्स एग्जेम्पशन देंगे, which would allow countries like Germany, etc. to borrow good amount of billions of euros without austerity. और इसको प्रमोट कर रहे हैं, ये जो सारे चीज़ का प्लान कर रहे हैं, बोरोइंग एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन फंड, इसको प्रमोट कर रहे हैं एज एन इकोनॉमिक स्टिमुलस दैट वुड क्रिएट मोर जॉब्स, दैट वुड क्रिएट मोर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. EU का एस्टिमेट है कि अगर 250 बिलियन यूरो डिफेंस हाइक करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बूस्ट GDP via more and more manufacturing. Now, the big question that comes in here is that ये सब तो ठीक है, as I said, theoretically तो बहुत अच्छा है, but is European Union united enough to see this through? It's an extremely difficult question to answer. बहुत सारे reasons है. Number one reason is the rise of the nationalist parties. फ्रांस में आपने देखा मरीन लपेन को क्या किया, रोमानिया में हार्टलैंड एरी से आपने वीडियो देखा है जॉर्जेस्कू को कैसे दबा दिया है. तो EU is clamping down on the populist leader. These are the leaders that Euro Commission is very scared of. Achha, Euro Commission, by the way, is the uncrowned czar now of this proposed military industrialization of EU. Euro Commission has created EDIS and EDIP. यूरो कमीशन का ये जार का स्टेटस मिल गया था कोविड रिकवरी के टाइम से, व्हेन दे वर हेडिंग द एंटायर कोविड रिकवरी, कोविड रिस्पांस यूनिट ड्यूरिंग द कोविड टाइम इन यूरोपियन यूनियन. तो अभी यूरोपियन कमीशन जो है, दे आर द मेन बैकर्स और द मोस्ट एंथुजियास्टिक पार्टी अबाउट द प्रोपोज्ड मिलिटराइजेशन ऑफ यूरोप. सो अभी जो मरीन लपेन के साथ किया है, जो कैलिन जॉर्जेस्कू के साथ किया है, फ्यूचर में वो AFD के साथ भी करेंगे, शुरू कर दिया है, करेंगे AFD के साथ. यू मार्क माई वर्ड्स. ये सब जो मेगा मिलिट्री प्लान है ना, सिंपल सा बात है, ये सब मेगा मिलिट्री प्लान के लिए आपको चाहिए यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस स्टेट्स, जो कि नहीं है. हंगरी और स्लोवाकिया कुछ दूसरे जगह देख रहे हैं, ऑर्बान रशिया की तरफ देख रहा है, फिको रशिया की तरफ देख रहा है. यूरोपियन कमीशन इज ऑलरेडी वेरी अप्रेंसिव अबाउट इटली, जॉर्जिया मेलोनी. हालांकि उसमें ज़्यादा डरने का बात नहीं है मेलोनी से, बट स्टिल दे आर एप्रीहेंसिव. व्हाई? बिकॉज शी इज़ अ पॉपुलिस्ट लीडर. रोमानिया में ऑलरेडी दे हैव क्लैम्प्ड, France may already they have clamped. So you have Romania, you have France, you have Slovakia, you have Hungary, you have Italy, you have AFD in Germany. So इतना सारा नेशन है, इतना सारा नेशन में इतना पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट्स है, और अगर पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज कंसोलिडेट कर लेते हैं तो दैट इज गोइंग टू शटर यूरोपियन कमीशन का मिलिट्री इंडस्ट्रियल ड्रीम इवन बिफोर इट बिगिंस, इवन बिफोर इट स्टार्ट्स. सो द पॉपुलिस्ट पार्टी एंड पॉपुलिस्ट लीडर्स आर पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है फ्रैगमेंटेड फोर्सेस. 29 यूरोपियन कंट्रीज, 29 नेशनल आर्मीज दैट लैक अ यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर. यूएस को अगर, हाँ ठीक है, यूएस चले जाएंगे, हम लोग मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वगैरह वगैरह, सब तो ठीक है, लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स सचमुच का ये पूरा 3 लाख सोल्जर्स लेके निकल जाता है, दैट इज़ अ नाइटमेयर सिचुएशन जिसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है. हाउ आर यू गोइंग टू क्रिएट अ यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर फॉर 29 आर्मीज बिलोंगिंग टू 29 डिफरेंट स्टेट्स? कोई जवाब नहीं है. नंबर 3 पॉइंट, कैपेबिलिटी गैप.
वेपन्स तो जो है, जैसे मैंने बोला था कि जो वेपन्स है बहुत अच्छा है, लेकिन जो वेपन्स नहीं है, देयर ह्यूज गैप, देयर इज ए ह्यूज गैप. यूरोप लैक्स एयर डिफेंस, यूरोप lacks strategic transport and logistics, यूरोप lacks इंटेल रिकॉनेसेंस सिस्टम. ये सब के लिए यूरोप अंकल के ऊपर डिपेंड करता है, और ये सडनली इसको आप प्लग नहीं कर सकते हो. इंटेल रिकॉनेसेंस सिस्टम के लिए यू नीड टॉप ऑफ द लाइन आईटी टेक एडवांटेज, और टेक एडवांटेज एक दिन में बिल्ड नहीं होते. तो खैर छोड़ दो, टेक एडवांटेज को तो हम लोगों को पता है एक दिन में बिल्ड नहीं होते, लेकिन समथिंग एज सिंपल एज लॉजिस्टिक्स विच नीड्स फिजिकल मैनिंग, विच नीड्स अ होल लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन, इट नीड्स अ होल लॉट ऑफ ट्रेनिंग, एक दिन में नहीं होता है. सो कैपेबिलिटी गैप इज अनदर प्रॉब्लम, 3 नंबर प्रॉब्लम. 4 नंबर प्रॉब्लम, रशिया का वेपन खराब हो सकता है. मतलब ठीक है, नॉट अप टू द मार्क, लाइक यूरोप के जैसा एकदम शूशा वेपन नहीं है, बट लेकिन एक चीज़ है रशिया के पास, विच इज दे डोंट हैव अ प्रोडक्शन लैग. रशिया's military industrial output has surged during the Ukraine war, producing and refurbishing over 1,000 tanks and over 1,800 long-range drones annually. टोटल वेस्ट, नेटो, टर्की, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सबका कलेक्टिव कैपेबिलिटी भी इतना नहीं है. तो अभी यहाँ हिसाब से आप रशिया, ऑस्ट्रेलिया सबको निकाल के अगर सिर्फ यूरोप को देखते हो, तो यूरोप का जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है, जो लैग है, which has been hampered by decades of under investment, lazy people, तो रशियन टेम्पो के साथ मैच करना at this point is impossible. Near future में भी it is going to be very difficult. So that is 4 नंबर का प्रॉब्लम. 5 नंबर का प्रॉब्लम है यूरोपियन पॉपुलेशन. ये लोग वो लोग नहीं है जो 18th सेंचुरी में हुआ करते थे. ये आज के दिन में यूरोप का लोग जंग पसंद नहीं करते, जंग लड़ना नहीं जानते. कोर पॉपुलेशन इज एजिंग, दे आर सॉफ्ट, दे आर स्लो, दे आर लेजी, they don't like to fight, they've got no idea of how to fight. 45 के बाद यूरोप को जो कोल्ड वॉर फेज में when rebuilding of Europe was happening, अमेरिका का जो प्रोपेगेंडा विंग था, CIA का जो कल्चरल वॉर था, they were extremely calculative and extremely cautious कि यूरोप का जो वॉर का जो मेमोरी है, इसको पूरा उसके दिमाग से निकाल दो. हालांकि दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, कभी और वीडियो बनाएंगे उसको लेके, बट दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो एज अ रिजल्ट क्या हो गया है, आपने अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला मेरा वीडियो देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि जो रिजल्टेंट इंसुलेशन हुआ 1-2 जनरेशन का, अभी का जो नया जनरेशन पैदा हुआ है, वो वॉर दूर दूर तक वो लोग के लिविंग मेमोरीज में नहीं है. दे डोंट नो, दे डोंट केयर. सो और प्रॉबली विच कुड हैव बीन अ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऑफ यूरोप, अभी बुढ़ा हो चुका है. सो अभी सडनली ये जो टारगेट वर्सेस एक्चुअल वाला गैप हो गया ना, यूरोपियन अलग अलग स्टेट्स के यूरोपियन आर्मी का रिक्वायरमेंट, तो ये गैप को फुलफिल करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही मुश्किल है. एज अ रिजल्ट इसको लेके, 5वां प्रॉब्लम को लेके, मोस्ट ऑफ द आर्मीज आर अंडर स्टाफ्ड. आर्मीज ने मिलिट्री रिक्रूटमेंट का बहुत सारा स्कीम वीम बहुत कुछ बनाया है, लेकिन ये सब मिलिट्री रिक्रूटमेंट को अभी भी सक्सेसफुल नहीं कर पाए हैं. यूरोपियन यूनियन इज ट्राइंग टू एड्रेस दैट. कैसे? ईजी focus on the Islamic immigrants. लेकिन there has been no practical example of how successful that has been. कर तो कोशिश तो करने का, तो मतलब कागज़ कलम पे तो आप कर सकते हो बहुत कुछ, बहुत सारे इमिग्रेंट है उसको ले लो, हो सकता है लेंगे सक्सेसफुली आज से 15 साल बाद, 20 साल. अभी का क्या है, अभी दे हैव बीन वेरी अनसक्सेसफुल. देयर इज नो सॉलिड टेस्टिमोनियल जो बोलेंगे कि कोई भी स्टेट कि हाँ हाँ हमने वी हैव क्रिएटेड एन आर्मी ऑफ 50,000 और 70,000 और 1 लाख through our Islamic migrants from Middle East and North Africa. नहीं कर पाए. नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज. 1971 का बांग्लादेश और पाकिस्तान का अगर एग्जाम्पल, इफ दैट इज एनीथिंग टू गो बाई, देन यूरोप के पास एक एग्जाम्पल है जो इसका बाप है. ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो था, दैट वो टूट गया था बिल्कुल लैंग्वेज के वजह से. हर एक को अलग अलग लैंग्वेज, सब अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप अपना अपना पॉलिटिक्स में उलझ गए, सबको अपना अपना किंगडम चाहिए, सबको अपना अपना नेशन स्टेट चाहिए. तो इधर बांग्लादेश, पाकिस्तान और बंगाली लैंग्वेज को लेके जो लफड़ा हुआ, तो उसके तरफ देखने का भी ज़रूरत नहीं है. यूरोप के पास अपना हिस्ट्री है, अपना एग्जाम्पल है, एंड लैंग्वेज इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यूरोपियन यूनियन. नेक्स्ट इज 7 नंबर पॉइंट. 7 नंबर पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. ये पॉइंट मैंने बनाया है 2008 का रिसेशन को दिमाग में रखते हुए, विच इज शेयरिंग ऑफ बर्डन. यूरोपियन नेशंस, अगर यूरोपियन यूनियन के थ्रू यूरोपियन नेशंस लोन लेते हैं फ्रॉम यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, तो जितने सारे स्मॉलर नेशंस है, जिस नेशन में कोई मतलब डिफेंस जॉइंट नहीं है, तो उसको भी तो लोन का पैसा चुकाना पड़ेगा ना.
बिकॉज कलेक्टिव बर्डन आ जाएंगे. सो स्मॉलर नेशन, मेरे पास कोई डिफेंस जॉइंट नहीं है तो मेरे को लोन का पैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज आई डोंट हैव एनीबडी हु इज गोइंग टू यूटिलाइज दैट मनी, बट आई हैव टू शेयर द कलेक्टिव रीपेमेंट बर्डन. लाइकवाइज जो नेशंस है विद लो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी आउटपुट, ग्रीस फॉर एग्जाम्पल, दे वुड ऑल्सो गेट बर्डन. ये हो चुका है. स्पेन, ग्रीस वे बैडली हिट ड्यूरिंग 2008 रिसेशन. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये 7 पॉइंट दिमाग में रख के बात कुछ ऐसा है कि एज लॉन्ग एज देयर आर दीज आइडियाज, different state objectives, different economic output and capacity, there is going to be conflict towards a full-scale military industrialization of European Union. और ये जो यूरोपियन यूनियन का जो डॉवटेलिंग कैपेसिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, और इस एंगल से देखेंगे तो एक बार फिर से जॉर्जेस्कू के साथ रोमानिया में जो हुआ, मरीन लपेन के साथ फ्रांस में जो हुआ, AFD के साथ जो होने वाला है, बैनिंग पॉलिटिकल, मतलब यूरोपियन यूनियन के हाथ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, नेशनलिस्ट पार्टीज को बैन करो, ये सब फिर लग रहा है कि ओके दिस इज अ प्रीएम्प्टिंग प्रोसेस यूरोपियन कमीशन का, जो कि यूरोपियन यूनियन में सबसे पावरफुल सब आइडेंटिटी है आज के दिन में. और अगर उसका ड्रीम है, विच इज़ व्हाट वी हैव बीन गिवन टू बिलीव, अगर उसका ड्रीम है कि यूरोप को मिलिट्री इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, they are going to make sure to do whatever is required. जरूरत पड़ने पर ओपोजिशन तो क्या, पूरा गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देंगे. अब ये भी लिख लेना. बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, मिलिट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या ना हो, मिलिट्री कम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स मतलब सक्सेसफुली बना पाए या ना पाए, देयर इज बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड बिलियंस ऑफ यूरोज एंड बिलियंस ऑफ पाउंड्स टू बी मेड हियर. इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव बिजनेस विच इज कमिंग टू टाउन, जिसको तो ये लोग नहीं छोड़ेंगे. सो वॉट एवर द प्रॉब्लम्स, रशियन विन इन यूक्रेन, दैट इज अ प्रॉब्लम. यूनाइटेड स्टेट्स निकल के चला गया यूरोप से, दैट इज अ प्रॉब्लम. पॉपुलेशन अनविलिंग है, ओल्ड पॉपुलेशन, लेजी पॉपुलेशन, अनविलिंग पॉपुलेशन, that is a problem. Opposition unwilling है, populist leaders unwilling है, problem. Welfare cut, problem. Production lag, problem. Whatever the problem. Rearm यूरोप का सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि यूरोप is determined to reassert itself into the global multipolar equation. कर पाएंगे इसको सक्सेसफुली? I don't know. Frankly speaking, I don't know. I am not that kind of a geopolitical commentator जो pretend करेगा कि मेरे पास सब सवाल का जवाब है. I don't know. Why I don't know? There are many serious clashing of national interests. ये सब के अभी तो ग्रीस को लेके बात किया, और फिर छोटा मोटा नेशन जिसके पास जाइंट डिफेंस मैन्युफैक्चर नहीं है उसको लेके बात किया. लेकिन जिसके पास जाइंट मैन्युफैक्चरर्स है, जो जिसको पैसा मिलेगा, उसमें भी प्रॉब्लम है. फ्रांस एंड जर्मनी में देयर इज अ क्लैश ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. देयर इज इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शनिज्म लाइक इन जर्मनी. राइन मेटल इज अ ग्रेट एग्जाम्पल. There is bound to be fiscal disputes like 2008 के रिसेशन के टाइम में हुआ था. अब इसके साथ तो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंस, एजिंग पॉपुलेशन, ये सब वगैरह वगैरह तो ऐड कर ही दो. 29 आर्मी, नो यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर, नो यूनिफाइड लैंग्वेज, कैपेबिलिटी गैप, तो सब है ही. These factors remain very real. So whether they would be successful or not, I have no idea. How this will fare, I have no idea. But yes, the road to rearming Europe is lined with billions of euros and billions of dollars. There is a lot of money to be made. That is one thing. उसको छोड़ के दो चीज, पार्टिंग मैसेज के हिसाब से दो चीज, two things stand as of now. Number one, European Union through this ambitious plan of rearming itself is trying to position itself as a third pole in an emergent multipolar world. Something that was unthinkable. आज से 10 साल पहले, आज से 12 साल पहले, it was unthinkable. But now you have a USA, you have a Sino-Russian axis, and you probably have a European Union which is determined to make an entry. If not a full-fledged pole, at least they are trying to be a formidable player in the military-industrial space. और इस एंगल से अब समझ में ये आ रहा है कि अमेरिका का जो वोक पेडलिंग वॉरमॉन्गर्स था, वो सब EU भागने का क्यों कोशिश कर रहा था. ये अभी भी अरेंजमेंट बना रहे हैं ये ट्रम्प के आने के बाद से. बिकॉज नाउ दे नो दैट दे हैव गॉट अ न्यू प्लेस टू सेटअप, जहां से ये लोग फिर अपने ग्लोबल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स का बिजनेस कर पाएंगे. देयर इज अ फेयर प्रोबेबिलिटी
and they are going to do everything to accomplish that. Jahan se there is billions to be made. That is point number one, parting point. Parting point number two, this is a deadly point. With the prospective rise of European militarism, it could be the time for those old nightmares to make a comeback in the world, in the theatre of global conflict. Old nightmares matlab World War I, World War II wala nightmare. Because we all know what happened, or usse bhi pehle colonial nightmare. We all know what happens when Europe militarizes. We know what happens within Europe in the shape of the rise of extreme nationalism, जो हमें देखने को मिल गया ऑलरेडी. एक्सट्रीम नेशनलिज्म आप सिर्फ हिटलर और जर्मनी मत सोचिए. एक्सट्रीम नेशनलिज्म आपको अभी देखने को मिल गया है. इफ़ यू हैव नोटिस 2014 से यूक्रेन आर्मी हैज़ गॉट अ सॉलिड चंक ऑफ नाजी मिलिशिया एलिमेंट्स विद इन इट, जिसने 2014 से रशिया का वो ईस्टर्न यूक्रेन में रशियंस को टॉर्चर, रेप, मर्डर किया था. दे हैव किल्ड ओवर 5,000-6,000, 8,000 पीपल over the past 6 years before Russia invaded. When Europe militarizes, nationalism rises, extreme nationalism rises, racist nationalism rises, जो हमें देखने को, सुनने को मिला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले देखने को मिला है, विटनेस करने को मिला है अभी के अभी यूक्रेन में, जो यूक्रेनियन नाजी किया है रशियन स्पीकर्स के साथ. ये यूरोप के अंदर का बात है, और हमें ये पता है व्हाट हैपन्स आउटसाइड अलोंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू तो मैंने देखा नहीं, बट आई एम अ कोल्ड वॉर जनरेशन किड. आई ग्रू अप ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, सो आई हैव अ लिटिल आइडिया ऑफ व्हाट वेंट बिफोर दैट. That rearming of Europe probably a reality today. But what would we see? Would we see a unified, brown, Arabized European army under old, unknown white men's command? पीछे से बैठ के unknown faces, white faces commanding a massive, brown, Islamized European army? I don't know. Or would we see a complete dissolution of European Union? Germany going its way, Hungary going its way, Slovakia going its way, France going its way, nation states rising up once again. Or ये nation states rise up का भी चक्कर है, because nation states, European, militarized European nation states rising up has only historically led to large scale wars. I am not saying that this time it would be different. I am not saying this time it would not be different. I am saying I don't know. If history was anything to go by, a militarized European nation states rising most definitely rise against each other, और वो जो अपने बीच करते रहते हैं, that spills out over the rest of the world. I have not much of an idea about a lot of things, but yeah, rearming Europe is a very interesting thing which is happening. I'll keep a watch and I'll keep you posted. We are living in very interesting time, so stay sharp guys. Jai Guru.